तो गया जी की धरती पर आपका स्वागत है। हम हैं आइकन न्यूज़ की तरफ से। मैं हूं ओमान और ये हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अफसर खान कि यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो हम इनके बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि ये भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ये बीपीएससी के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अमान भाई, ताकि हमें बोलने का मौका दिया है न्यूज़ में, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ आए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम मोहम्मद MD अफसर खान हुआ। मैं गया जिला के निवासी हूँ और मैं भी फिलहाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी फिलहाल BPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। BPSC के एग्ज़ाम जी। तो ये तैयारी आपने कब स्टार्ट की थी? देखिए, ये तैयारी हम आफ्टर 12th तो मोटिव कर लिया था कि हमें तैयारी करना है, तो हम आफ्टर 12th ही लग गए थे। ये दौरान में हमारा ग्रेजुएशन भी हुआ और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही BPSC का फॉर्म भराता है, तो उसी के बाद मैं एग्ज़ाम में बैठा और मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। तो आप BPSC की तैयारी करनी, चलिए अच्छी बात है। जी जी। तो ये इसमें इस तैयारी में आपको मतलब कैसे तैयारी की है ये BPSC की तैयारी, और हमारे थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं क्योंकि हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कुछ इस बारे में आइडिया दें कि हम कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालें, कैसे इसकी तैयारी करें। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी की बात है तो सबकी एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। हमारा स्ट्रेटजी, हमारा रूटीन अलग था, हमारा पढ़ने का तरीका अलग था, तो सारा स्टूडेंट का अलग अलग है। ये हमारा अपनी जर्नी में सबका जर्नी अलग अलग होता है। तो ये हमारा जर्नी कुछ ये ज़्यादा ये बड़ा ये नहीं था, बस हमारा जर्नी ये था कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए मैंने जितना टाइम हो सका एफर्ट हो सका हमने पढ़ाई की। आपने एफर्ट लगाया। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट की लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, आपके भी लाइफ में ज़रूर आई होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान। तो हम लोग को बताइए कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ओके, कैसे करनी चाहिए देखिए, ये कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो, हम लोग एग्ज़ाम तैयारी कैसे करें, ये कोई भी इंसान में कोई फील्ड का इंसान हो, तो मैं इस पर थोड़ा चर्चा डिस्कस पूरा कर देता हूँ ताकि सारे ऑडियंस को भी क्लियर हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और कैसे करनी चाहिए ताकि वन टाइम में एग्ज़ाम रिजल्ट हो जाए कम उम्र में। तो हम इस पर आपको अच्छे से विस्तार में बताना चाहता हूँ, तो आप इस पे ध्यान देंगे और ऑडियंस हमें ध्यान देंगे, तो हमारी बात को सुने। देखिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पहले ये फुल मोटिव हो जाना चाहिए कि एग्जाम की तैयारी हमें करनी है, और डिसीजन ये ले लेना चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है। ये दो बातें का ध्यान रखेंगे कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम की तैयारी के दौरान किस चीज की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो हमें ये दो, जो APJ अब्दुल कलाम भी कहे थे कि हमें फोकस हमेशा गोल पे रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? गोल पे। और उस गोल को निर्णय कौन लेगा? एक स्टूडेंट लेगा जो पढ़ने वाला है। तो ये APJ अब्दुल कलाम का कहना है और उसी चीज को मैं भी मानता हूँ, और मैं ये चीज को दोहरा भी रहा हूँ कि APJ अब्दुल कलाम को बात को मानिए। पहला नंबर आप चूज कीजिए। क्या कीजिए? आप अपनी गोल को चूज कीजिए। क्या कीजिए? अपनी गोल। फोकस मीन्स फोकस, कि आपकी फोकस क्या है। तो हमारी फोकस जैसे BPSC थी, वैसे हो सकता है किसी का फोकस नीट का हो, JEE का हो, फिर आपका SI का हो, तो वैसे ही मेरा फोकस BPSC का है। तो मैं उसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो उस दौरान देखिए, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अब आपको मैं बता रहा हूँ। पहला फोकस करना है, फोकस गोल। सेकेंड मेथड क्या करना है, हमें उसका सिलेबस की जानकारी लेनी है। किस चीज की? सिलेबस की जानकारी लेनी है कि हम कैसे एग्जाम की तैयारी निकाल जाएंगे, तो उसकी सिलेबस क्या है। तो हम सिलेबस जब जानकारी कर लेंगे तो फिर सेकेंड हमारा टिप्स ये है कि हमें तैयारी के दौरान उसका प्रीवियस ईयर चेक करना है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारा एग्जाम के दौरान तैयारी करने के दौरान आसान हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता करना है। जब हम क्वेश्चन का पैटर्न PYQ पैटर्न पता हो गया तो हमें एग्जाम निकालने में कठिनाइयां जो है वो आसान हो जाएगी, एग्जाम आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? PYQ। और तीसरा क्या हमारा है? सेल्फ स्टडी। मोर टाइम रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। कोई भी फील्ड से आप हो, चाहे आप नीट से हो, JEE से हो, या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या स्पेशल UPSC DPSC हो, मोर टाइम क्या करना है? रिवीजन करना है। तो इससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसान हो जाएगी, अचीव करने में आसान हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा एफर्ट आपने किस चीज पे डाला?
देखिए, हमने सबसे ज्यादा एफर्ट डाला कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, अपने पैटर्न को देखते हुए सेल्फ स्टडी पे ज्यादा हम ध्यान दिया। सेल्फ स्टडी, और एक दिन में 24 आवर्स होता है, उस पर हमने ध्यान दिया कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें अपनी पढ़ाई पे दें, सेल्फ स्टडी पे दें, और इसी कारण है कि हमें फायदा देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब सिचुएशन एक तरह नहीं होता है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई मतलब अपर क्लास से है, बहुत सारे सब अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो आप इनको ये सजेस्ट कीजिए कि अगर कोई मिडिल क्लास से है भी और उसके लिए स्टडी मटेरियल और बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें जो पढ़ाई में मतलब इम्पोर्टेंट होती है, बट उनको वो मिल नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, बात हो तो मिडिल क्लास से मैं भी आता हूँ। आप एजुकेशन लाइन में है तो एजुकेशन किसी के लिए क्लास नहीं होता है, पहला नंबर। बट लोगों की ये सोच आ जाती है कि हम मिडिल क्लास के हैं तो हमें एजुकेशन लेने में कठिनाइयां होगी। देखिए, सबका जो है माइंड सेट अलग अलग होता है। अल्लाह ताला या भगवान जो भी है, सबका ये शारीरिक ढांचा जरूर सबका एक तरह है, बाकी सोचने की क्षमता सबका अलग अलग है। तो सबका जो ये है क्लास जो बात की रही कि मिडिल क्लास की बात है, मिडिल क्लास के लोग कैसे तैयारी करें, उसको माइंड से ये सेटअप करना है कि हमें एजुकेशन हासिल करना है। क्लास कोई भी हो, आप रिसोर्स रखें और तैयारी में लग जाएं, एजुकेशन इन ऑटोमेटिक हासिल आपकी हो जाएगी। तो ये आपने बीपीएससी क्यों चुना? ये बहुत सारे ऑप्शन थे। जी जी, देखिए बीपीएससी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बीपीएससी के चुनने का मसला ये है कि हमारा शौक है बीपीएससी अधिकारी बनना, अधिकारी बनकर लोगों में हमें अपना योगदान देना, हेल्प करना, गरीब को हेल्प करना, न्याय दिलाना। हेल्प करने के लिए तो आप बिजनेसमैन भी अगर बनते हैं तो वहाँ भी अगर आप लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं तो वहाँ भी आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बिजनेसमैन हम बन जाते हैं तो बिजनेसमैन बन के लोग चाहे तो 1-2 लाख भी कैंडिडेट को जॉब दे सकता है इजिली वे में। ये आपका भी मानना है, ये हमारा भी मानना है, ये ऑडियंस का भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस। बट हमारा मानना ये है कि हम अगर में अधिकारी बन जाते हैं तो लोगों में न्याय भी दिलाएंगे, हम फैसला भी कर पाएंगे, और फैसला के साथ साथ हम चाहे तो अधिकारी के साथ साथ हम बिजनेसमैन हो सकते हैं। बट बिजनेसमैन अधिकतर अधिकारी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो हमें ये फैसला है कि हमें पहले अधिकारी बनना है, फिर हम पैसा अर्न करके अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करके हम वहां भी लोगों को दे सकते हैं रोजगार। ज्यादा हमारा हक है कि हम खुद से अपने हाथों से जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की बात सुनकर उनकी न्याय दिलाएं। इसलिए हम अधिकारी और बीपीएससी को चूज किया कि अधिकारी बनेंगे तो हम लोगों तक जा सकेंगे, उनकी बातें सुन सकेंगे। जितने अच्छे से जितनी खूबसूरती से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे तो लगता है आपको टीचर होना चाहिए था। बट ये क्या आपको भी लगता है ऐसा कि आपको मतलब टीचर करियर कुछ ऑप्शन मिला था ऐसा? जी जी, मेरा लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर बनना चाहिए, बट हम टीचर नहीं बन पाए कुछ इश्यूज के कारण। जैसे में अगर मैं टीचर हम बन जाते तो लोगों की अच्छी प्रेरणा देते, बट हम टीचर बनने से हालांकि लोग जमीनी स्तर से जुड़ाव तो टीचर से है। लोग बोला जाता है कि सेकेंड पेरेंट्स माता पिता के बाद टीचर होते हैं, बट हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम बच्चे को संभाल पाए, ये हमारे अंदर वो क्षमता नहीं था कि हम बच्चे को दे सके। बट हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम एक अधिकारी बनकर लोगों में न्याय दिलाएंगे, लोगों को फैसला कर सकते हैं, और टीचर का मसला है कि एक अच्छा रास्ता दिखला सकता है। हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि अधिकारी बनकर अच्छा रास्ता दिखलाएंगे, बट मेन मोटिव क्या है? टीचर के अंदर वो क्षमता होता है जो 2 घंटे लेक्चर दे सके, लोगों की बच्चों को संभाल कर सके, बच्चों की बात को अनुभव को समझ सके। तो ये टीचर की खासियत है। और अधिकारी की खासियत क्या है कि लोगों को फैसला को सुनना, उसको जाकर न्याय को देखकर उनके अकॉर्डिंग जांच करने के बाद उनकी फैसला करना, ये उनके अंदर। तो हमारे अंदर वो हमारा शौक था बीपीएससी बनना, इसलिए मैंने अधिकारी बनना। ये सब तो हो गया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हमारे व्यूअर्स लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उनको कोई ऐसा मतलब ये मोटिवेशन दीजिए कि क्या करना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए एग्जाम का? बिल्कुल, देखिए मोटिवेशन की बात की जाए तो एग्जाम की तैयारी के दौरान मोटिवेशन इंसान को खुद अपने आप होना चाहिए। एक बार कि हमें ये चीज करने जा रहे हैं, पहला सोच निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी लाने से आप गहराई में जाते हैं। जैसे आप अगर में जमीन पृथ्वी पर हैं और निगेटिव सोचते हैं तो पृथ्वी के नीचे आप जा रहे हैं। जैसे अभी पानी है, पॉजिटिव सोच के इंसान ऊपर खींचता है। एक नल का एक दें तो आप हैंड से चलाते हैं तो आप पानी नीचे से ऊपर कर सकते हैं।
तो आप तो पृथ्वी के ऊपर हैं और आपको अल्लाह ताला या भगवान इतना अच्छा शक्ल दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्जाम दुनिया की सबसे बड़ी आसान चीज निकालना है। दशरथ मान लीजिए एक पहाड़ अपनी वाइफ के लिए काट सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीज है। बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दशरथ मान जी। आप जानते होंगे दशरथ मान जी जो हमारे बिहार के ही हैं, उन्होंने एक पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम लोग एग्जाम हॉल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? हाँ, ये बहुत क्या पैटर्न होना चाहिए, किस टाइप से? ये आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि क्योंकि स्टूडेंट के हित में अच्छे स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले प्रेशर झेल नहीं पाते, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते भी गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज को हमें, ये आपका हम माने तो बहुत सुपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से हमारे ऑडियंस सुनेंगे कि हम एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और प्रेशर को झेलना सीखें। देखिए, एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो आपको अलग अलग तरीका के नॉलेज आएंगे। बट हमारा मानना है कि मेन एग्जाम में हम प्रेशर को कैसे सॉल्व करें और प्रेशर को कैसे डील करें। देखिए, एग्जाम देने का 3 टिप्स में मेरा ख्याल से मानना है कि 3 टिप्स में आप एग्जाम दें, इजिली में आपका एग्जाम क्रैक होगा। पहला टिप्स, आप एग्जाम हॉल में जाएं, इत्मीनान से बैठें और बैठने के बाद माइंड कॉन्सेंट्रेट एकदम शांति कर लें कि अब हमको एग्जाम देना है। दुनिया में क्या हुआ नहीं हुआ हमारे साथ वो डजंट मैटर, अब हमें फोकस करना है 2.5 घंटा एग्जाम पे। तो अब हमें पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन मिला खोलिए, ओपन कीजिए, एकदम ईमानदारी से जो आपको प्रश्न याद आ रहा है फर्स्ट राउंड में, जो प्रश्न याद आ रहा है 100 में, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड टाइम में ये करना है कि जो आपको हल्का कंफ्यूज क्रिएट कर रहा था कि नहीं इस क्वेश्चन का ये आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग छाटिए और छाटने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। सेकेंड में था ये। थर्ड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं याद आ रहा है तो उसको आप ऑप्शन के जरिए कुछ छाटिए और उसको लगाएं। जो नहीं आ रहा तो उसको रिलैक्स, आप छोड़ने गए नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ भी सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन करिएगा, लीजिएगा। तो हमारा मानना है कि 3 टिप्स में आप एग्जाम हॉल में देंगे, 3 पैटर्न अगर में एग्जाम में देंगे तो आपको प्रेशर जो है आसानी से कट जाएगा, आसानी से वो आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा मानना है कि 3 फ्लो में अगर एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया है। मैं आपसे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल मेरा एक ये है कि आपने जो बीपीएससी का जब एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, और क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में परेशानियां आती ही रहती है। हाँ, ठीक है, तो आप किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, क्या आपको त्यागना पड़ा? देखिए, अगर परेशानियां की बात की जाए पढ़ने के दौरान तो समथिंग सारा स्टूडेंट के लाइफ में परेशानियां होती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती है कि ये दुनिया या दस्तूर का ये प्रचलन हम मान सकते हैं। परेशानियां हमारे भी लाइफ में आई, जैसे लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, बट डजंट मैटर, कहना कुछ है, लोग क्या कहेगा, अगर हम उनके बातों पे आ जाएं तो हम उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे। बट हमें चलना क्या है, अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग करने के लिए सुनना सबका चाहिए, करना खुद का चाहिए। ये कहावत आप लोग सुने होंगे, तो सुनना सबका, करना अपने मन का। तो हम इस चीज को मानते हैं कि लोग क्या कहे उस चीज को हमको साइलेंट वे में चलना है, ना कि हमें तुरंत उसका जवाब दे देना, रिप्ले कर देना। रिप्ले अभी नहीं करना, रिप्ले कुछ टाइम लेकर, टेकन लेकर उसके बाद हमें जवाब देना है। जवाब हमें किस चीज से देना है, रिजल्ट से। अगर हम रिजल्ट एग्जाम के फील्ड में है तो रिजल्ट से देंगे, बिजनेस के फील्ड में है तो बिजनेस से हम पैसे रुपये कमा कर देंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अंबानी, जोरू भाई अंबानी क्या है, ऐसा तो नहीं कि एक अधिकारी है, एक बिजनेसमैन है। तो वो क्या किया, वो भी क्या है, उसके लोग पीछे में बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं बट वो बातों को इग्नोर करते हैं और अपने मोटिव पे आगे चलते हैं। खिलाड़ी जैसे पिच पे खेलती है, उसको अनुभव रहता है कि हम अगले बॉल पे छक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे, 6 मारेंगे कि नहीं मारेंगे। बट पब्लिक को क्या पता है कि 6 मारेगा कि नहीं मारेगा, बट प्लेयर को पता है कि हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। विराट कोहली जैसे मार सकता है कि नहीं मार सकता है। तो उसी अंदाज में एक स्टूडेंट को होना चाहिए कि हमें वो सब क्या बोल रहा है वो डजंट मैटर, अपने आप पे मोटिव रहना है, डेडिकेशन रहना है और अपने आप को पॉजिटिव वे में उस चीज को लेना, ना कि निगेटिव में। पॉजिटिव में लीजिए, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आपने बहुत ही खूबसूरती से, आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप, और मैं भी आपके जवाबों से प्रभावित हो रहा हूँ। मैं एक अगला सवाल, बस ये आखिरी सवाल मेरा है, उसके बाद मेरे एक सहायक हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो एक मेरा लास्ट सवाल ये है आपसे
कि आपने जैसे ये एग्जाम क्लियर किया, ठीक है, तो आपको जो परेशानियां की वो बताई, लेकिन वो मेन आपको जो स्ट्रगल करना पड़ा, आपके स्ट्रगल के पीछे, आपकी मतलब ये कामयाबी के पीछे मैं ये कारण जानना चाहूंगा। देखिए, हमारी कामयाबी के पीछे ये मेन रीजन है हमारा मेहनत और हमारा पेरेंट्स सपोर्ट किया है। और हमारे स्टूडेंट को प्लीज इसके लिए मोटिवेशन कीजिए। हाँ, कि आपको करना बिल्कुल। चाहिए। देखिए, स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि खुद का मेहनत पहले होना चाहिए। अगर मैं 24 आवर में आप कितना मेहनत टाइम दे रहे हैं, देखिए टाइम किसी को भी देंगे तो वो चीज आपका होगा। सपोज दैट हम हंसी मजाक के लिए एग्जाम्पल देते हैं, आज के दौर में हर लड़का लोग एक लड़की रखते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल, आप उससे बात करते हैं, विदाउट बात किए हुए तो आपका होगी नहीं, ये 100% मान लीजिए। दशरथ मान जी विदाउट पहाड़ के काटे टाइम को काटे हुए पहाड़ कट गया था, नहीं कटा, उसमें भी वो टाइम दिए थे। जिस तरीका से आप लड़की को टाइम देते हैं तो आपसे बात करती है, जिस तरीका से आप खाना बनाने जाते हैं तो खाना को टाइम देते हैं तब मुकम्मल खाना बनता है, उसी तरीका से एक स्टूडेंट को होना चाहिए। जब तक आप किताब कॉपी को टाइम नहीं देंगे तो किताब कॉपी आपका नहीं होगा, जब किताब कॉपी आपका नहीं होगा तो रिजल्ट आपका कभी नहीं हो सकता है, ये आप मान के चलिए 100%। तो इसके लिए आपको तैयारी करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा लाइफ का एजुकेशन लेने में, हासिल करने में। एजुकेशन हासिल कीजिए, नॉलेज दीजिए, फिर देन एग्जाम दीजिए, फिर रिजल्ट होगा। बहुत ही खूबसूरती से हमने इसे जवाब हासिल किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा रुकिए, ठीक है। मेरे एक और सहायक हैं जो कि आपसे 1-2 प्रश्न हमारे किचन करने के लिए हमारे सहायक आ रहे हैं। असद साहब, आपका धन्यवाद, हमें इतना टाइम दिया। हमारा एक और न्यूज एंकर, उनसे थोड़ा 2 मिनट टाइम निकाल कर बात करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और तो हमारे एक और सहायक है, एक एंकर हैं, वो आपसे 2-3 क्वेश्चन जो है पूछेंगे और उनके रिगार्डिंग आपको जवाब देना है। तो मैं बुलाना चाहूंगा इनको, प्लीज आ जाए। मैं मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट जनाब अफसर साहब ने, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इन्हें सुना। अब मैं थोड़ी वक्त के लिए कुछ सवालों के लिए आया हूं, जो अपने सवाल को मैं इनसे रखूंगा। मुझे उम्मीद है बहुत बेहतरीन अंदाज में ये जवाब देंगे, क्योंकि मैं एक मदरसे लाइन से आदमी हूं और मैं इसी लाइन से सवाल करूंगा इनसे। तो आप ये बताएं कि मदरसे में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको अपनी तालीमी लियाकत हासिल करने में, तालीम हासिल करने में बहुत सारे वक्त लग जाते हैं, लेकिन जब वक्त गुजरने के बाद जब मदरसे से निकलते हैं तो वो ये सोचते हैं, उसका माइंड में ये होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मदरसे और मस्जिद में कर सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं हमारे उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को, कि आप मदरसे से निकलने के बाद भी कुछ दुनियावी एतबार से हासिल कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं और कुछ देश के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, भारत का कोई भी कास्ट हो, भारत का संविधान इजाजत देता है, आपको बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। आप मदरसे का बच्चा हो या कोई भी फील्ड का बच्चा हो, हमारा मानना यह है कि आप मदरसे का बच्चा है तो हमसे ज्यादा डेडिकेशन आप में है। जो आप मोटिवेशन हमें देंगे, जो आप हमें जुनून देंगे, वो हमें लगता है कि अभी पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता इस धरती पे। आप हमसे बड़े हैं, ये हमारा मानना है। हमारा मानना ये है कि मदरसा के बच्चा एक हाफिज कुरान भी होता है, एक उनके अंदर उर्दू और अरबी की अच्छी तालीम हासिल हो जाती है। उर्दू एक अरबी एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में हाफिज कुरान के नाम से जाना जाता है, जो पूरे मुकम्मल कुरान को याद कर लेता है। तो ये नॉर्मल सी जनरल कंपटीशन की तैयारी या डॉक्टर की तैयारी आपके हित में बहुत आसानी से हो सकता है, ये मेरा मानना है। जब आप मुसल्ला पे जाते हैं, जिस तरीका से पूरा कुरान को सुना देते हैं एक बार में, तो नॉर्मल सी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आसानी से आप डील कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कोई फील्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट होता है लोगों का कि हम अगर उस फील्ड में जाएंगे तो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे जैसे फैमिली मेंबर हैं वो हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक माइंडसेट बन जाता है। इस माइंडसेट को लेकर के वो तैयार नहीं हो पाते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि बात सही है कि आपका ये माइंडसेट नहीं होता कि हम हाफिज कुरान हैं, हिंदी मुझे आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, अब हम कैसे करें, हमारा उम्र भी अच्छा खासा हो गया, देखने में हम बड़े लग रहे हैं, क्लास में जाएंगे तो हमें लगेगा ये बेइज्जती महसूस लगेगा, थोड़ा ये फीलिंग होगी। तो ये सबको आपको पहले ये सोचना है, पॉजिटिव सोच, कि हमें बेइज्जती से दूर रहना है। इल्म हासिल करने का कोई उम्र नहीं होता है, ये हमारा सारा ऑडियंस जान रहा है।
इल्म कभी भी हासिल कर सकते हैं। खास के लिए मदरसे के बच्चे की बात की जाए तो मदरसे के बच्चा को ये माइंड सेट रहना चाहिए कि हमें अभी इतना नॉलेज आ चुका है कि हम भारत के या पूरे वर्ल्ड में कोई भी कोने में हम कमा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड में ये है कि जब हम कमाएंगे तो अपने खुद के पैसा से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप इतना जान लीजिए, जब एक कुरान मुकम्मल याद कर सकते हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो दुनिया की कोई भी किताब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई है कि आप पढ़कर निकाल सकते हैं एग्जाम। ये माइंडसेट आप कर लें कि हमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये डजेंट मैटर। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, बट माइंडसेट की। पर वो तैयारी किस लेवल से करेंगे, आप ये चीज के बारे में बताएं। हाँ, ये तैयारी के लिए आप बात की जाए तो आप बेसिक पॉइंट से आप कीजिए स्टार्टिंग। जैसे आप हमारा ऑडियंस जो सुनना चाह रहे हैं कि बेसिक पॉइंट क्या होना चाहिए, तो आप आइए हमारा जो आपको एक इंस्टीट्यूट के जरिए, कोई प्लेटफॉर्म के जरिए पकड़िए और एक बेसिक पॉइंट से, जैसे आप उर्दू सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए जैसे कोई बेसिक बुक उठाए होंगे, उर्दू मानना है तो उर्दू क्वायदा लिए होंगे या क्वाइद लिए होंगे, तो उसी टाइप से आपको बेसिक इंग्लिश हिंदी पढ़ने के लिए एक इंग्लिश बुक आती है, कोई एक बुक ले लें, प्रेफरेंस कर लें और बेसिक से धीरे धीरे डे बाई डे अपने अंदर इम्प्रूव लाएं और इंशाल्लाह आप एक दिन अच्छे कामयाब हासिल कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी कि मदरसे के लड़के जब एक कुरान शरीफ याद कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी तालीम हो वो अगर चाह ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे पुराने जैसे हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए या हमारे सर सैयद अहमद खान हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं, बुजुर्ग हैं जो बहुत ही देश के लिए, अपने देश के लिए जान निछावर कर चुके हैं। तो देखिए, अगर मैं कोई भी आप भारत के स्वतंत्र सेनानी की बात की जाए या भारत के आज़ाद करने में जो योगदान जिनका रहा या भारत के कोई भी महान पुरुष की बात की जाए, तो सबके अंदर वो कैपेबिलिटी और क्वालिटी थी कि अंदर नॉलेज थी उनके अंदर। ये ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर पाएंगे। मान लिया जाए एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले ली जाए, एपीजे अब्दुल कलाम देश के लिए कितने बड़े ये बन गए, आपका ये टेक्नोलॉजी हाई करके अपना एक मिसाइल बनाए, मिसाइल मैन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और महात्मा गांधी की बात की जाए तो उन्हें देश के पिता भी कहा जाता है। उन्होंने योगदान अपने देश के बारे में कितना दिए हैं, वर्क आज़ादी में कितना मेहनत किए डेडिकेशन से। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे देश में आया महान पुरुष, सब अपने अपने जगह पे सब मेहनत किए हैं। तो उसी से अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड में मेहनत कीजिए, आप भी अचीव करेंगे, आप भी देश की तरक्की करेंगे। आप मदरसे का हो या कोई भी हो, आपके भारत के और संविधान आपको इजाजत देती है। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधान लिखा है पूरा, उन्होंने भी मदरसा का ख्याल रखा था। आर्टिकल 28 में भी इजाजत दिया है कि मदरसे का चर्चा है। 26 में भी दिया गया है कि धार्मिक का चर्चा है। उसमें भी आपका सलाहियत दिया गया कि आप अपने धर्म को ये रखकर आगे भी बढ़ा सकते हैं और कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं। या आपके अंदर आप इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। जी आशा। तो हम ये एक पूछना चाहते हैं कि बच्चे अगर पुलिस लाइन में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, बहुत सारे का माइंड सेट ये होता है कि हम सिर्फ टीचर बन सकते हैं, हम पुलिस लाइन में नहीं जा सकते हैं या बैंकिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं। तो वो किस तरीके से पुलिस लाइन में वो सिविल सर्विस में काम कर सकता है? देखिए, पहले जो मदरसे के बच्चा है उन्हें मैं 10th या 12th या मदरसा बोर्ड से भी अगर मैं 10th 12th किया हुआ हो तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। बिहार पुलिस हो या कोई पुलिस हो तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर मैं बड़े लेवल का एग्जाम की अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो उसमें भी मदरसा बोर्ड की बात करें तो उर्दू से उस्तानिया, फुरकानिया, मौलवी ये सब होता है। तो ये सब उर्दू से अगर कोई बच्चा कोई ग्रेजुएशन किया हुआ तो वो भी कर सकता है, वो भी इस फॉर्म में फिलअप कर सकता है। और फिलअप करने के बाद वो सिर्फ पीटी पास कर ले। बाकी उर्दू की बात की जाए तो आप उर्दू में भी मेंस एग्जाम लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सोच है कि हम उर्दू सिर्फ जानते हैं तो हम ये चीज नहीं कर देखिए, भारत की बात की जाए तो खासतौर में हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में उर्दू टीचर की वैकेंसीज भी है, खाली भी और हुआ है भी बहुत लोगों का। आप बिहार की बात की जाए तो बिहार से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आप उर्दू में बीपीएससी का मेंस लिख सकते हैं। ये आपके अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं कि हम उर्दू में भी लिख सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे बेटर तो आप हैं कि आप 2 मीडियम में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम तो सिर्फ एक मीडियम में लिख रहे हैं, आप तो दोनों मीडियम में चूज कर सकते हैं। चलिए, मदरसे के बच्चों के लिए या मदरसे से जो फारिग हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपनी सलाहियत को आगे बढ़ाए और देश के लिए जिस फील्ड में भी चाहे वो काम कर सकता है। अपनी तालीम के बुनियाद पर, अपनी
इल्म के हासिल करने के बुनियाद पर। तो वो सिर्फ अपना एफर्ट लगाए कि तालीम हासिल करे, पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर और सिर्फ तालीम पे लग जाए, तभी वो हासिल कर सकता है। दूसरी बात आपसे ये जाननी है कि गांव में, देहातों में या शहरों में भी बहुत सी लोगों के अंदर ये चीजें हैं कि उन्हें 10th के बाद लड़कियों को लेकर के कि 10th के बाद या 12th के बाद उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो उन लड़कियों के बारे में, उन लड़कियों के पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस लड़कियों का और पेरेंट्स से हम दोनों से ये अपील करना चाहेंगे। पहले मैं एक शुरुआती 2 एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहता हूँ कि जो आफ्टर 12th और 10th कर लेते हैं तो बहुत सारे के पेरेंट्स क्या है कि शादी करवा देते हैं। तो वो सबसे दूर करने के चाहूँगा कि मैं पहले एजुकेशन उन ले हासिल करें। तो मैं एग्जाम्पल के साथ बोलना चाहूँगा कि आप इतना मान लीजिए कि अगर मैं आप लड़कियों को रोक देंगे वहाँ पे तो उससे क्या होगा कि उनकी आप आज़ादी भी छीन रहे हैं। भारत का संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी भी आज़ादी आर्टिकल 19 देती है, उन्हें भी बोलने का, पढ़ने का इजाज़त देती है। तो आप इस चीज़ को मान लें कि जब भारत को आज़ाद दिलाने में महिला का भी योगदान रहा, आप भारत को जान लें अच्छे वर्क करने में भी महिला का योगदान रहा, गांव की तरक्की करने में मान लें तो महिला का योगदान रहा, शिक्षा की तरक्की मान लें तो महिला का योगदान रहा। तो आज के दौर में भी महिला का योगदान रहेगा, तभी हमारा देश विकसित करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ गांव की लड़कियां या बहुत सारे पेरेंट्स उनको एक गांव से बाहर नहीं पढ़ने जाने देते हैं। मैं उस पर खास तौर पर तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि जो लड़की जिनका पेरेंट्स बाहर नहीं जाने दे रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि उनके एक चांस दीजिए पढ़ने का। डेडिकेशन से वो पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, और वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे देश में विकास करेगा। जब देश में विकास करेगा तो लोगों में विकास होगी, और जब लोगों में विकास होगी तो आपकी हर चीज अच्छाइयाँ आएगा। तो इसलिए हमें अपील है पेरेंट्स से कि आप उनको बाहर पढ़ने जाने दें, एजुकेशन दें, ताकि वो अपने बाल बच्चों को एजुकेशन देंगे, हासिल घर पे देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि लोगों में नॉलेज आएगी तो माइंड विकसित होगा और लोग अच्छे से कामयाब। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे की जो परवरिश होती है वो माँ की गोद में होती है। जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो बच्चों की परवरिश जब माँ पर अच्छी परवरिश करेंगी बच्चों के, तो वो बच्चे भी, बात है जिनकी माँ नॉलेजवर रहेगी तो उनकी बाल बच्चा भी जाहिर सी बात है कि नॉलेज पर्सन होंगे। और जब नॉलेज पर्सन होंगे तो भी अगला पीढ़ी क्या है, नॉलेज पर्सन ही आएंगे। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है कि किसी को हम फ्री में दे या ना दे, कोई भी चीज आप दे नहीं सकते हैं, बट एजुकेशन क्या है कि आप फ्री में दे सकते हैं। जी, एक माहौल क्रिएट होता है, वहाँ से एक माहौल बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में, एक घर में कोई टीचर है तो सिर्फ उस घर में बहुत सारे टीचर होते हैं या पुलिस से, तो एक माहौल बनता है। कहावत है ना कि मुजफ्फर भाई की संगत से आता है गुण, संगत से गुण जाता है। तो आप जैसा माहौल में रहेंगे वैसा माहौल में आप उस माहौल में ढल जाएंगे। भारत के लोग जैसे माहौल में, भारत में क्या है, पॉपुलेशन अधिक है। लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन के जरिए हमारा देश गरीब हो रहा है, बट ये माइंडसेट गलत है। चाइना क्यों नहीं गरीब? चाइना में भी तो पॉपुलेशन, पहले भारत से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में था, अभी तो भारत ज्यादा है वहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि जब हमारे यहाँ जनसंख्या 7-8 है तो 7-8 अगर मैं कमाने निकलेगा बाहर, एजुकेशन रहेगा तो 7-8 का अर्न भी तो आएगा। हाँ, बट ये एजुकेशन ये बोलता है कि आप जितना जनसंख्या कम रहेंगी वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो आपकी लाइफ में नॉलेज आ जाएगी, महिला की लाइफ में नॉलेज आ जाएगी तो जनसंख्या भी नियंत्रण होगा और फिर देश भी तरक्की करेगा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया। और मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा वक्त आपने दिया इस पे। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें।